हुआ हूं। इस कवि सम्मेलन के बीज को रोपित करने वाले मैं हिंदी कवि सम्मेलनों के एक ऐसे नौजवान कवि को आवाज दे रहा हूं। लोगों ने कहा कि संस्थानों में कविता कम हो गई, लेकिन मेरे पूज्य गुरुवर का पुरुषार्थ था, डॉक्टर कुमार विश्वास जी का एक बड़ा पुरुषार्थ था, बड़ा श्रम था कि लाखों करोड़ों लोग हिंदी कविता से जुड़े। मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, जो लोग बैठे हैं यहां पर, इस कवि सम्मेलन का बीज इस संस्थान में डालने वाले एक ऐसे कवि को आवाज दे रहा हूं जो इन दिनों हमारी पीढ़ी का एक बहुत कर्णप्रिय स्वर है, जिसने आप बहुत शानदार संचालन किया। मेरा प्यारा भाई विकास त्यागी यहां पर है। बहुत रंग हैं उसके पास, कविता के जितने रंग हैं वो सारे रंग उसके कोश में हैं। मां सरस्वती की विशेष कृपा जिस रचनाकार पर है, जिसका ओजस्वी तेवर भी आप तक पहुंचेगा, जिसके हास्य का रंग भी आप तक पहुंचेगा, वो एक ऐसा संगम है जो कविता के कई रंग लिए बैठा है। मैं एक ऐसे कवि को आवाज दे रहा हूं और उसकी भूमिका में सिर्फ यही निकुंज भाई ने लिखा कि बिलखती भूख के किस्से तड़पती प्यास लिखेंगे। अपने आप को कविता से जोड़िए और एक बार आभार की तालियां भाई विकास त्यागी के लिए बजाइए, जिसने कवि सम्मेलन यहां पर शुरू करा, इस परंपरा को शुरू करा। क्योंकि कवि सम्मेलनों से दूर हो गए, खबरें आने लगी, लोगों ने कहा कि इतने बड़े IIT जैसे एग्जाम को पास करने के बाद भी लोग सुसाइड करने लगे। वो इसलिए करने लगे क्योंकि उनके अंदर की भावनाएं समाप्त हो गईं। उन्होंने अपने आप को कविता से दूर कर लिया। अगर उन्होंने उर्मिलेश दा को सुना होता तो उन्हें याद होता कि बेवजह दिल पे कोई बोझ ना भारी रखिए, जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। इसी जंग को जारी रखने वाले कवि को आवाज दे रहा हूं। बिलखती भूख के किस्से तड़पती प्यास लिखेंगे, अंधेरों की कलम से रोशनी की आस लिखेंगे, ना मंजर बेबसी का, ना किसी अफसोस की बातें, नई पीढ़ी के ये तेवर नया इतिहास लिखेंगे। जोरदार तालियों में आवाज दें भाई विकास त्यागी। सर्वप्रथम मां सरस्वती को नमन करता हूं। फिर अब काव्य पाठ के लिए भैया ने आमंत्रित किया है। ये कार्यक्रम अब भैया अमित शर्मा जी तक पहुंचना है, वो इस कार्यक्रम का शुभ कलश रखेंगे। उससे पहले आप मुझे सुनते रहते हैं, लेकिन एक कविता आपके बीच रखनी है, और यदि आप सुनना चाहते हैं तो ताली बजा करके बताओ, क्योंकि अब तक जो आप सुन रहे, आपका मन जो सुनना चाहता था वो सुना, लेकिन अब वो सुनना जो आपको सुनना भी चाहिए, क्योंकि अब कान से मत सुनना, ध्यान से सुनना साहब। क्योंकि जिस गांव में बारिश नहीं पड़ती, अब चाहता हूं जितनी मोहब्बत आप दे सकते हैं देना, कि जिस गांव में बारिश नहीं पड़ती वहां की फसलें खराब हो जाती हैं। अरे जहां संस्कार पैदा नहीं होते वहां नस्लें खराब हो जाती हैं। और किस हिंदी का उत्सव बना रहे हैं साहब, आपकी तालियां और मुखर हों। आप किस हिंदी का उत्सव बना रहे हैं साहब। 49 में बोल दिया था हिंदी हमारी राजकीय भाषा है, लेकिन आज इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी इजाजत नहीं देता कि हम हिंदी में बहस करें। हम उस हिंदी का, इस देश के भैया, जब मैंने पढ़ा कि 22 हाई कोर्ट ऐसे हैं जो हिंदी में बहस की अनुमति नहीं देते, वो कहते हैं आप इंग्लिश में बहस करो। हम उस देश में हिंदी का उत्सव बना रहे हैं साहब। अरे अंग्रेजी को दुनिया का सिरमौर बताने वालों, अंग्रेजी को दुनिया का सिरमौर बताने वालों, हिंदी के शब्दों को कहने में कतराने वालों, एक से एक बढ़कर के तुम्हें मान दिया हिंदी ने। डूब मरो अपनी भाषा का अपमान कराने वालों, क्योंकि गिरे हैं हम कभी यारो तो तुमने ही संभाला है। यहां बैठे हैं ना आप, मैं सबसे एक बात कहता हूं, आप अकेले नहीं बैठे, आपके माता पिता, आपके परिवार और आपके संस्कार साथ बैठे हैं। जितने बच्चे यहां बैठे हैं, जब आप कोई गलती करेंगे ना तो परिचय आपका नहीं, आपके माता और पिता की परवरिश का भी है।
इसलिए यहां जो हरकत कर रहे हो तो याद रखना वो हरकत यहां करो जो अपने मां और पिता के साथ कर सकते हो साहब। तालियां आपकी नहीं उठी इस बात पर, क्योंकि गिरे हैं हम कभी यारो तो तुमने ही संभाला है। इस विद्यालय से निकला, बाबूजी जेएमएस को वहां संभालते हैं। जब इनके समक्ष आया तो इनसे कहा, बाबूजी मैं कविता लिखता हूं, ये एक बड़े पुरुष का एक बड़ा व्यक्तित्व हो सकता है। उन्होंने कहा, बेटा तू इस कविता के क्षेत्र में चल, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ये व्यक्तित्व की पहचान होती है साहब। मासूम गाजियाबादी साहब की कुछ लाइन मुझे याद आती है कि तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी ये नई नस्लें। आपकी तालियां उन तक पहुंचे कि तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी ये नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है और डुबो देता है कोई नाम खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। ये कविता का जादू है कि यहां प्रधानाचार्य आकर के बैठ गए। अनामिका मैम, अंकिता मैम, शिल्पा सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हो गई, अल्पना मैम आ गई। और ये कविता का बड़ा जादू है जो भैया सुरेंद्र त्यागी हमारे बीच आ गए, भैया संदीप शर्मा जी आ गए। तब मैं कविता का कुछ अंश आपके सामने रखना चाहता हूं कि हर कलम लिखने लगेगी, हर कलम, बेटा अगर समस्या ना हो तो 1 मिनट बैठ जाओ बेटा। हर कलम लिखने लगेगी, भैया आपका भी आशीर्वाद मिले कि हर कलम लिखने लगेगी। यदि नयन के प्यार में, फिर बताओ कौन लिखेगा भूख इस संसार में। अरे मसले कई और भी हैं लेखनी के वास्ते, जिंदगी चलती नहीं है डूबकर सिंगार में। अरे लिखने को अपना परिचय देता हूं, मैं क्या पढ़ता हूं। अरे लिखने को तो लिख सकता हूं चमक चांदनी की बातें, अरे लिखने को तो लिख सकता हूं चमक चांदनी की बातें। तन मन खूब भिगो जाएंगी शबनम वाली बरसातें, लेकिन जब तक इस धरती पर संकट में रखवाला है, सबको रोटी देने वाला खाली हाथ निवाला है, तब शब्दों के अंगारों से आग लगानी होती है। आम आदमी की कवियों को आवाज उठानी होती है। आम आदमी क्यों क्या है। अब आपकी और मुखर तालियां मेरे तक आए कि क्या है हमारा व्यक्तित्व, हम क्या लिखने का प्रयास करते हैं कि लबालम मोहब्बत से कभी हम भर नहीं सकते, लबालम मोहब्बत से कभी हम भर नहीं सकते। सुनो तुम्हारी ओछी सियासत से हम डर नहीं सकते, उठा शमशीर लो गर्दन काट दो मेरी, हमारे शब्द जिंदा है हम कभी मर नहीं सकते। बेटा एक कुछ समस्या आ रही है, क्योंकि एक कविता जिस तक मैं पहुंचना चाहता हूं, मैं जानता हूं उसके बहुत सारे शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन मैंने वो सैनिक नहीं देखे, मैंने भगवान श्री राम का अवतार इस धरती पे हुआ, वो हमारे रक्षक हैं, मैंने उन्हें नहीं देखा। ये मेरा सौभाग्य भी नहीं रहा कि मैंने महाराणा प्रताप को देखा हो, लेकिन मैंने वो बेटे देखे हैं जो इस धरती पर एक सैनिक बनकर इस देश में महाराणा की तरह इस देश की रक्षा करते हैं। भैया मैंने इस देश के सैनिक की तुलना महाराणा प्रताप से की है और सही कर पाया हूं। भैया के साथ आपका आशीर्वाद मिले कि सैनिक है क्या, कि सीमा पर जो खड़े हुए तिलक लगाए माटी का, कि सीमा पर जो खड़े हुए तिलक लगाए माटी का। देखना चाहता हूं कितनी मोहब्बत तुम अपने देश से करते हो, सैनिकों से करते हो। आप में भी बहुत सारे बच्चे कल सेना में जाएंगे, तब कहता हूं कि सीमा पर जो खड़े हुए तिलक लगाए माटी का, हर सैनिक एक महाराणा है, योद्धा हल्दी घाटी का। तलवारों पर, शमशीरों पर हमने चलना सीखा है,
देशभक्ति की पावन लो पर हमने जलना सीखा है। अरे घर में घुस करके दुश्मन के झुंड उजाड़ा करते हैं। अरे हम बेटे हैं मां काली के मुंड उखाड़ा करते हैं। अरे हम बेटे हैं मां काली के मुंड उखाड़ा करते हैं। और आज यहां बेटियां बैठी हैं, बहुत सारे अतिथियों में भी हमारी बहनें हैं। एक बेटी की कहानी आपको बताता हूं। यहां जितने लोग उपस्थित हैं, मुझे तालियों से एक बार बताओ, क्या आपने कभी द्रौपदी का नाम सुना है? जितनी तालियां आई, मैं आपके ज्ञान को नमन करता हूं कि आपने द्रौपदी के बारे में सुना है। मैं रस से हट करके बात कर रहा हूं, मैं द्रौपदी की उस कहानी को बताता हूं। और ये मंच भाई अमित शर्मा जी को सौंपना है, जो इस कार्यक्रम के आज मुख्य अतिथि हैं, मुख्य कवि हैं, जिनकी कविता के होने से हमें भी गौरव मिलता है, हमें भी सुखद एहसास होता है। वो कवि आपके मंच पर हैं, उन्हें भी ये एहसास होना चाहिए कि आप लोग मन से सुनने वाले लोग हैं। मैं उस बेटी की कहानी आपको सुनाता हूं। कौन है द्रौपदी? एक बार को कविता के कुछ शब्द आपको समझ में ना आए, लेकिन इसलिए ताली बजा देना कि कविता की अगर यहां ये आयोजन, बाबूजी ने आयोजन उत्सव हिंदी के सम्मान में रखा है, तो हिंदी के इस सम्मान में आप जुड़ना चाहिए। कि कौन थी द्रौपदी? कि अग्नि की लपटों में लिपटी वो धरती पे आई थी। कि कौन थी द्रौपदी? कि अग्नि की लपटों में लिपटी वो धरती पे आई थी। राजा द्रुपद की बेटी खुद अग्नि की परछाई थी। और 5 पति थे उस देवी के, पांचों ही बलशाली थे। स्वयं कन्हैया जिस बहना के रक्षक थे, रखवाली थे। इतिहास समूचा पढ़ लेना, सबसे मनहूस घड़ी थी जी वही द्रौपदी राजसभा में आंसू लिए खड़ी थी जी। और वो प्रकरण आपके दिमाग में घूमे, क्या हुआ? कि केश पकड़ अपनी भाभी के। मैं ये कविता बड़ी है, मैं उसका एक मुक्तक, एक छंद और पढ़ करके आपसे विदा चाहता हूं, क्योंकि मुझे आप सुनते रहते हैं। लेकिन आज जो कुशल भैया ने पढ़ा, उनसे मेरा जो आत्मिक लगाव है, भैया ने जो मन से पढ़ा, और ये मंच भैया तक पहुंचना है। लेकिन उन्हें यह आश्वस्त होना चाहिए कि यहां के बच्चे अच्छा सुनते हैं। क्या हुआ? उस राज्यसभा में सब उपस्थित थे कि लज्जित हुआ गंगा का बेटा, शीश गड़ा था धरती पर। कि लज्जित हुआ गंगा का बेटा, लज्जित हुआ गंगा का बेटा, शीश गड़ा था धरती पर। 2 गुरुओं का समस्त ज्ञान भी आज पड़ा था धरती पर। 5 पांडव नजर झुकाए बलहीन दिखाई देते थे। विदुर लिए आंखों में आंसू गमगीन दिखाई देते थे। अरे घर की इज्जत घर वालों के सम्मुख आज अड़ी थी जी वही द्रौपदी राजसभा में आंसू लिए खड़ी थी जी। दुर्योधन से कहा कि जाओ द्रौपदी को लेके आओ। कैसे लाया वो? कि केश पकड़ अपनी भाभी के। मैं जानता हूं आप थक गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा ना लगे कि आप जब अच्छी बात होती है तो आप कमजोर पड़ जाते हैं। आपकी मोहब्बत, आपका मन मुझ तक पहुंचे कि केश पकड़ अपनी भाभी के दुशासन खींच रहा था। आदेश दिया था जिसने वो दुर्योधन नीच रहा था। अरे जीता है जिसको दुशासन, उसको जरा निहारो तो, निर्वस्त्र करो इस नारी को तुम, इसका चीर उतारो तो। अरे झुकी हुई नजरों में धीर देखना है मुझको, और घमंडी इन आंखों में नीर देखना है मुझको। सुन करके अंधे का अंधा आंखें बहुत चढ़ी थी जी वही द्रौपदी राजसभा में आंसू लिए खड़ी थी जी। मैं पुनः आपके संस्कारों को नमन करता हूं, आपको नमन करता हूं। जो मोहब्बत इस कार्यक्रम में आप देते हैं, जिस मन से आप सुनते हैं, अंत में बस यही पढ़ के क्योंकि इतिहास उठाकर देखे तो अंत में ये पढ़ते हुए
क्योंकि हमें जहां तक ये पहुंचना है कार्यक्रम, वहां तक अब ये कार्यक्रम अगले 10-20 मिनट का रह चुका है। भैया का मन है, भैया जितना पढ़ेंगे वहां तक पहुंचेंगे। एक छंद अंतिम में रखकर, जो मेरे मन की तालियां हैं वो अभी नहीं आई, मैं अंत में पूरे होल को गूंजते हुए देखना चाहता हूं कि इतिहास उठाकर देखो तो उसमें कई व्यथाएं हैं, भारत भू को गर्वित करती उसमें कई कथाएं हैं। और ये आने वाली पीढ़ी देखे, दर्पण बहुत जरूरी है, हम जिनके वंशज हैं उनका दर्पण बहुत जरूरी है। इसीलिए अब आपकी तालियां चाहिए कि इसीलिए इतिहास उठाकर पृष्ठ खोलता रहता हूं, महाराणा के भाले का मैं वजन तोलता रहता हूं। पुनः आपको नमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया की उपस्थिति है, मैं जानता हूं अब आप विलंब में होंगे, लेकिन जिस कवि को सुनने का, मैम ने भी कहा अमित भैया आ रहे हैं, जिस कवि को सुनने का आपका मन है